मैं लिख सकती हूँ मास इंटू फाइनल वेलोसिटी, दैट इज m इंटू v, ओके, mv माइनस चेंज इन मोमेंटम है तो फाइनल माइनस इनिशियल कर रहे हैं हम, तो इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी, and initial velocity is represented by u. So I can write that force is directly proportional to mv minus mu upon t. Okay, now mv mu दोनों में मास कॉमन है तो हम मास को कॉमन ले लेते हैं, and what will be left with us in the bracket is mass into v minus u upon t. Wait a minute, what we have written, this force is directly proportional to m v minus u upon t, but क्या ये v minus u upon t हम जानते हैं? We have read about that in motion chapter. Yes, you all know that v minus u upon t is acceleration. So instead of writing v minus u upon t, I can replace it by a, that is representing acceleration. So I can write force is directly proportional to mass into acceleration. Okay, so अब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हमें रिमूव करना है। ये जो साइन है दैट इज रिप्रेजेंटिंग दैट अगर फोर्स इंक्रीज होगा तो अगर मास कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन भी इंक्रीज होगा। ओके, so if the force is increasing then the acceleration will also be produced in a object. Okay, so now what will be there, that will be causing this force which we are applying on an object, that will be producing an acceleration. Okay, and instead of representing this directly proportional sign, we can replace it by a constant k. So instead of writing directly proportional sign, I can write k, and then we get force is equals to k mass into acceleration. What is this k? k constant है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। जहां पर भी आपको प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव करना होता है आपको एक कांस्टेंट प्लेस करना होता है। ओके, so here that constant is k and the value of this constant is 1. So we get the formula force is equals to mass into acceleration. Okay, so by that we get the formula of force, that is force is equals to mass into acceleration. Okay, and by that we also come to know कि force is equals to mass into acceleration, मतलब अगर acceleration की value बढ़ानी है तो हमें force increase करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा हम force apply करेंगे उतना ही ज़्यादा acceleration या de-acceleration होगा, मतलब उतना ही ज़्यादा हमारी velocity change हो सकती है। Okay, तो more the force applied, more will be the acceleration. But इस न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को यूज करके हम एक चीज और डिराइव कर सकते हैं, दैट इज डिराइव द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ बाय यूजिंग द न्यूटन सेकेंड लॉ, यस वी कैन डू दैट, क्योंकि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स वाज जीरो। तो अगर ये फोर्स की वैल्यू जीरो हो जाती है तो डेफिनेटली एक्सेलरेशन विल आल्सो बी जीरो, एंड एक्सेलरेशन जीरो मतलब इनिशियल वेलोसिटी इज सेम एज फाइनल वेलोसिटी। यही कहता था हमारा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कि whatever is the initial velocity, the final velocity would be the same. So it sometimes asks in your exams to prove the Newton's first law of motion by using the Newton's second law of motion. तो आप बहुत easily prove कर सकते हो. Just say that according to first law, let's put that force is zero. अगर net force object पे add कर रहा है that is zero, then acceleration will be zero. और अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो डेफिनेटली जो इनिशियल वेलोसिटी है एंड द फाइनल वेलोसिटी दैट इज गोइंग टू रिमेन द सेम, एंड दैट इज व्हाट आवर फर्स्ट लॉ यूज्ड टू स्टेट। फर्स्ट लॉ हमारी यही कहती है कि इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की सेम रहेगी जब उस पर कोई एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स नहीं है। ओके, सो बाय यूजिंग द सेकेंड लॉ वी कैन ऑल्सो प्रूव द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, न्यूटन सेकेंड लॉ पढ़ने के बाद एक बात हमें और पता चली कि फोर्स डिपेंड कर रहा है एक तो चेंज ऑफ मोमेंटम पर, एंड द सेकेंड क्वांटिटी ऑन विच द फोर्स इज डिपेंडिंग इज द टाइम ड्यूरेशन। इस टाइम से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चंस हैं दैट कैन कम इन योर एग्जाम्स, सो लेट्स टॉक अबाउट दोज एग्जाम्पल। ओके, सो just imagine you must have seen a cricket match in your life
एंड यू मस्ट हैव ऑब्जर्व कि जब भी कोई फील्डर बॉल को कैच करता है तो बॉल को कैच करने के बाद द फील्डर लोअर्स डाउन हिज हैंड्स अलोंग विद द बॉल, बॉल के साथ साथ अपना हैंड को लोअर डाउन करता है. And you are is asked in your exams the reason for this. Why does the person lowers down the hand along with the ball? ये क्वेश्चन सुनते ही बच्चे कहते हैं मैम उससे फोर्स अप्लाई कम होगा आपके हैंड्स पे और आपको इंजरी नहीं होगी. दैट विल रिड्यूस द फोर्स ऑन योर हैंड एंड यू विल नॉट गेट हर्ट बाय दैट बॉल. दैट्स ट्रू बट यू हैव टू प्रूव दैट. क्यों फोर्स अप्लाई कम होगा, क्यों आपके हैंड पे इंजरी बच सकती है इफ यू आर लोअरिंग डाउन योर हैंड along with the ball? So let's see to the reason for this. Okay, so when a fielder is catching a ball, that ball is having high velocity, initial velocity उसकी बहुत ज़्यादा है और final velocity आपको करनी है 0. अब इस final change of momentum को आप कम नहीं कर सकते. You can't change the final velocity, you can't even change the initial velocity. That is both fixed क्योंकि जिस स्पीड से बॉलर ने बॉल करी है उसके अकॉर्डिंग उसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी है. तो आप बैट्समैन को नहीं बोल सकते कि आप थोड़ा धीरे मारना सो दैट इज इनिशियल वेलोसिटी इज लेस. ओके, सो यू कांट चेंज द मोमेंटम बट व्हाट यू कैन चेंज इज द टाइम. और आपको पता है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज ऑफ मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम. तो आप कुछ चेंज कर सकते हो, दैट इज द टाइम ड्यूरेशन. अगर आपने टाइम को इंक्रीज कर दिया तो ये फोर्स डिक्रीज हो जाएगा. ओके, क्योंकि फोर्स और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के. फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन टाइम, मीन्स टाइम इज इन द डिनोमिनेटर. तो अगर टाइम इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली फोर्स वाला जो आंसर है दैट इज गोइंग टू डिक्रीज. एंड जब एक क्वांटिटी इंक्रीज होती है दूसरी क्वांटिटी अगर उसके ऊपर डिपेंड करते हुए डिक्रीज हो देन वी कॉल देम एज इनवर्सली proportional. Okay, so remember that force and time are inversely proportional to each other and that is why अगर हम time duration increase करेंगे तो force का impact हमारे हाथों पे जो लग रहा है that is going to decrease. And for that purpose a bowler, a fielder lowers down the hand while catching a ball. Okay, तो simply आप आंसर लिखोगे that force and time are inversely proportional to each other according to the formula that force is equal to change of momentum upon time. So if we increase the time duration, then the force applied by the ball on our hand is going to decrease and that is why the fielder lowers down the hand along with the ball. Okay. One more logical question related to this topic is, after a high jump, the athlete always falls either on a sand bed or on a cushioned bed. Cushioned bed पे गिरते हैं वो. ऐसा क्यों? Why don't they fall on the cemented floor only? आप सब बोलोगे मैम सीमेंटेड फ्लोर पे गिरेंगे तो बहुत ज़्यादा इंजरी होगी. अगर सैंड बैट पे या कुशन बैट पे गिरेंगे तो दैट इज़ वेरी सॉफ्ट एंड दैट विल नॉट कॉज मच इंजरी. बट वाई? ओके, फिजिक्स में आपको इस वाई का आंसर देना होगा. सो यू नो द रीजन दैट इज अगेन डिपेंडेंट ऑन टाइम. अगर हम एथलीट की बात करें तो व्हेन द एथलीट इज फॉलिंग एंड ऑन द ग्राउंड उसकी इनिशियल कुछ एक वेलोसिटी है एंड द फाइनल वेलोसिटी इज गोइंग टू बी 0. अब अगर ये चेंज ऑफ मोमेंटम बहुत क्विकली हो जाता है, बहुत कम टाइम में होता है, दैट विल अप्लाई अ ग्रेट फोर्स ऑन दैट पर्सन एंड दैट विल कॉज अ लॉट ऑफ इंजरी. बट अगर इस ड्यूरेशन को इंक्रीज कर दिया जाए, टाइम ड्यूरेशन को इंक्रीज कर दिया जाए, टाइम टेकन फॉर द पर्सन टू कम टू रेस्ट, अगर इसको इंक्रीज कर दिया जाए तो उस फोर्स का इम्पैक्ट उस पर्सन पे कम होगा. एंड फॉर दैट पर्पस ओनली the athlete falls on a sand bed or a cushioned bed, क्योंकि in that case the person will take some more time to come to rest rather than coming to rest in just a second when he falls on a cemented floor. Okay, similar to that, one more question is, एक कराटे एक्सपर्ट एक सिंगल हिट से किसी ब्रेक को या किसी हार्ड ऑब्जेक्ट को ब्रेक कर पाता है, किसी आइस बार को ब्रेक कर पाते हैं, बट वी आर नॉट एबल टू डू दैट. व्हाई इज इट सो? क्या उनके पास ये इतना मसल पावर है, हमारे पास नहीं है? डेफिनेटली दे हैव अ लॉट ऑफ मसल पावर but apart from that there is a trick also. They apply a lot of force and that force is applied in a very less time duration. They do it very quickly.
Always, next time you observe a karate expert showing the tricks, just note down that they do it very quickly. So when they are doing it very quickly, वो टाइम ड्यूरेशन को बहुत डिक्रीज कर देते हैं, और अगर टाइम ड्यूरेशन को डिक्रीज कर दिया तो उस फोर्स का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट ओनली वो फोर्स का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होगा, देन द पर्सन विल बी एबल टू ब्रेक दैट आइस बार or whatever is the thing that could be done by a karate expert very easily. Okay, so these are some of the examples that are showing the applications of Newton's second law of motion. Okay, हमने बहुत सारे examples Newton's first law of motion में भी देखे थे, and Newton's second law of motion में we have seen about some examples, and these examples are really very important for your exams because in your exams logical based questions आते हैं. Okay, तो जब आप तीनों लॉज पढ़ लोगे उसके बाद आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एग्जाम्स में कि कोई भी एक आपको सिचुएशन दे दी जाएगी एंड यू हैव टू फाइंड आउट कि ऐसा क्यों हुआ एंड दैट इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द लॉज. ओके, तो आपको याद रखना है कि कौन सा एक्सप्लेनेशन में आपको न्यूटन्स लॉ विच लॉ ऑफ मोशन हैज टू बी गिवन द रेफरेंस विद. ओके, so let's quickly revise basic things that we have learned in this video. First, we have seen that momentum was the product of mass and velocity of an object. Then we have seen the definition of Newton's second law of motion, that is the rate of change of momentum is directly proportional to the applied unbalanced force in the direction of net force. Okay, मीन्स जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स है, अगर दो डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो दोनों डायरेक्शंस के फोर्स को अगर हम माइनस करें और एक नेट फोर्स फाइंड करें तो उसी डायरेक्शन में हम उस फोर्स को मानेंगे. सिंपली आप कह सकते हो दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स. ठीक है, दैट मच ऑल्सो विल बी वेरी मच ओके फॉर यू ऑल. ठीक है, नेक्स्ट comes we have seen the mathematical formulation of Newton's second law of motion, जिसमें हमने देखा था force is equals to mass into acceleration. And then last we have seen the examples, जिसमें हमने देखा कि कराटे एक्सपर्ट टाइम को कम करता है और जो एथलीट हाई जंप करके आया है और अ फील्डर कैचिंग अ बॉल, they try to increase the time duration so as to decrease the force. Okay, so that's all about Newton's second law of motion, and today we are going to discuss the Newton's third law of motion. It's again a very interesting law and one of the favorites of all the students. So let's discuss the Newton's third law of motion. According to Newton's third law of motion, every action has an equal and opposite reaction. That means whenever a force is applied by one object on the second object also applies an equal amount of force on the first. That means whenever force is applied by one object on second object, the second object also applies the same amount of force on the first object, and that is definitely in the opposite direction. मीन्स जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करता है तो सेकेंड ऑब्जेक्ट भी फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई करता है. ये फोर्सेस इक्वल हैं, मतलब एग्जैक्टली सेम मैग्नीट्यूड है. अगर एक फोर्स 5 न्यूटन का है तो दूसरा फोर्स भी 5 न्यूटन का ही है. मीन्स दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, दे आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन ऑल्सो. मीन्स अगर एक फोर्स का डायरेक्शन टूवर्ड्स राइट है तो सेकेंड फोर्स का डायरेक्शन ऑपोजिट दैट इज टूवर्ड्स द लेफ्ट होगा. तो ये फोर्सेस हमेशा पेयर्स में एक्ट करेंगे. दे आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, दे आर ऑलवेज ऑपोजिट इन डायरेक्शन. But one thing that should be very much clear to you all is these forces are not going to cancel out each other. अब आप बोलोगे मैम इक्वल फोर्सेस हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो फिर ये एक दूसरे को कैंसिल आउट क्यों नहीं कर रहे? ये दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर रहे बिकॉज दे आर एक्टिंग ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. When one object is applying the force on the second second object is applying the force on the first object. Means अगर एक फोर्स ऑब्जेक्ट 1 पर लग रहा है तो दूसरा फोर्स ऑब्जेक्ट 2 पर लग रहा है, क्योंकि ये फोर्सेस डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पर एक्ट कर रहे हैं. दैट इज व्हाई दे डू नॉट कैंसिल आउट ईच अदर. Okay, so in exams you could be asked that they are equal in magnitude, they are opposite in direction.
Still, why don't these forces cancel out each other? Okay, so remember, these are acting on two different objects and that is why they do not cancel each other. अगर एक ही बॉक्स पर दो opposite directions में फोर्स अप्लाई होता है एंड दैट इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, तो ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे. बट अगर दो डिफरेंट बॉक्सेस हैं, दोनों पर फोर्स अप्लाई हो रहा है, चाहे वो फोर्स इक्वल हो, अपोजिट इन डायरेक्शन भी हो, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा. बोथ द बॉक्सेस आर गोइंग टू मूव इन द अपोजिट डायरेक्शंस because the two forces are not acting on the same object. Okay, so we have discussed one of the probable questions from your exams. Next, we are going to talk about many examples related to the Newton's third law of motion. You will feel that this chapter is like a pitara of examples. There are so many examples for each and every law. For first law, we have seen so many examples. For second law also, we have seen some of the examples. And now comes the third law, which is all about examples only. So one by one, we are going to discuss many examples related to this law. Okay. So first example, you must have seen a rocket propulsion. And you must have noticed when a rocket is getting propelled, a lot of gases are escaping out from it. These gases push the earth in the downward direction. And when these gases are pushing the earth in the downward direction, the earth is going to push the rocket in the upward direction. And because of that only, a rocket is able to propel in the upward direction. Okay. So, when gases are escaping out from a rocket, that force applied by these gases is known as action, and the earth is applying the force on the rocket in the upward direction, that is known as reaction. So, action will be equal to the reaction force. Okay. Now, moving on to the next example. Similar example number 2. If whenever you see a helicopter taking off, so when a helicopter takes off, its wings are going to rotate, that pushes the air in the downward direction, and the earth pushes the helicopter in the upward direction, and that is why it is able to move in the upward direction. Okay, coming to example number 3, whenever you are swimming or rowing a boat. So let's first talk about swimming. So whenever a person is swimming, the person pushes the water in the backward direction. When a swimmer is pushing the water in the backward direction, the water pushes that person in the forward direction. And that is why the person is able to move forward. Okay. Coming to the next example, that is similar one, and that is about a boat. Instead of swimmer, now we are talking about a boat. So when someone is rowing a boat, we row the boat in the backward direction. But when we row the boat in the backward direction, the water pushes the boat in the forward direction. And that is why the boat is able to move in the forward direction. Isn't that interesting? Okay. One more example. Okay, we have many examples related to this law. So let's see about the next example. That is, whenever we walk, we push the earth in the backward direction, and the earth pushes us in the forward direction, and that is why we are able to move forward. Okay, we never come to realize that, but my next example will definitely make you realize this finding. Okay, so whenever you are moving, you push the earth in the backward direction and the earth pushes you in the forward direction, and that is why we are able to move forwards. Okay, next time you move, just try to think that you are actually pushing the earth in the backward direction. But the next example will definitely make this example even more clear. So let's talk about getting down from a boat. So when you are stepping down from a boat, you push the boat in the backward direction. And that is why डर भी लगता है when you are getting down from a boat, because when you are getting down from the boat, you push the boat in the backward direction. The boat pushes you in the forward direction, but in that attempt, the boat also moves backward, and that is why you feel a bit dread of that. Okay, डर लगता है थोड़ा सा boat के उतरते time, because as soon as you step forward, the boat is going to move in the backward direction.
ओके, बट अर्थ बैकवर्ड डायरेक्शन में क्यों नहीं मूव हुआ? आपने उस पर सेम फोर्स अप्लाई किया, बिकॉज मास ऑफ अर्थ इज टू बिग। तो बहुत ज्यादा मास होने की वजह से आपने उतना ही फोर्स अर्थ पर भी लगाया, पर अर्थ बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश नहीं हुआ क्योंकि अर्थ का मास बहुत ज्यादा है। ओके ओके, coming to one more example, the next example, it's about firing a bullet from a gun. So when a gun is firing a bullet, then the gun applies a force on the bullet that helps the bullet to move in the forward direction. But the same amount of force is applied by the bullet also in the backward direction on the gun. And that is why, just to observe someone firing a bullet, you will find that whenever someone fires a bullet, the person's hand also moves in the backward direction. That is because of the reason that the bullet is also pushing the gun in the backward direction. तो जब बुलेट को गन पुश कर रही है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, एट द सेम टाइम बुलेट भी गन को बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रही है, एंड दैट इज व्हाई द पर्सन हैंड्स हु इज मूविंग द बुलेट, हु इज होल्डिंग दैट गन, मूव्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, and that is known as recoiling of the gun. So remember, you could be asked in your exams, explain the recoiling of the gun. So you have to explain that when the force is applied by the gun on the bullet, the same amount of force is applied by the bullet on the gun also. But बच्चों, I would like to ask you one question. बुलेट में तो इतना सारा एक्सेलरेशन होता है, बट गन में इतना सा एक्सेलरेशन क्यों है? गन इतना सा ही पीछे क्यों मूव करी? Remember, because force applied by the bullet on the gun and the force applied by the gun on the bullet are equal and opposite. But force का formula होता है mass into acceleration. So mass of the bullet multiplied by acceleration of the bullet will be equal to mass of the gun multiplied by acceleration of the gun. And so, क्योंकि बुलेट का मास बहुत कम होता है, इट्स जस्ट 10 to 20 ग्राम्स, 10-20 ग्राम्स मास होता है किसी बुलेट का, और गन का मास हमेशा हेवी रखा जाता है, सो दैट जो एक्सेलरेशन हो गन में वो बहुत कम हो। बुलेट में एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि बुलेट का मास बहुत कम है, तो वो बहुत ज़्यादा एक्सेलरेशन हो जाएगा। बट सेम फोर्स से गन का एक्सेलरेशन बहुत ही कम होगा क्योंकि गन का मास बहुत ज़्यादा है। Okay, we will also solve out some numericals based on this concept. So it's a very important example. Don't ever forget that. Recoiling of gun. Okay, I hope that is clear to you all. Next example is whenever a bird has to take off, then that bird flaps its wings in the downward direction. When the bird flaps its wings in the downward direction, the earth pushes the bird in the upward direction. And that is why the bird is able to move in the upward direction and take off for its flight. Okay. Next example is about a fireman. That's a very important example, very important for your exams. So, जब भी कोई फायरमैन किसी कहीं पे आग लगी है उसको बुझाते हैं, सो दे थ्रो वाटर ओवर दैट विद बिग बिग पाइप्स, and that big pipes through which the water is thrown on the buildings or on the houses जहाँ पर भी फायर लगी है, that is known as hose. तो आपसे पूछा जाता है एग्जाम्स में that why is it difficult for the fireman to hold that hose? So the answer for that is that when the water is coming out from the hose, that is coming out with great force, and that water will be applying a same amount of force on the hands of the fireman who is holding the hose, and that will be in the backward direction. So it becomes very difficult for the fireman to hold that hose. Okay, जब पानी आगे की तरफ मूव कर रहा है तो वो पानी पीछे की तरफ फायरमैन के ऊपर भी फोर्स अप्लाई कर रहा है, और उस वजह से इट बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर द फायरमैन टू होल्ड दैट hose. Okay, now coming to the next example. Whenever you are playing with a ball and you throw a ball in the downward direction, वो अर्थ से टकराती है और वापस बाउंस अप करती है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि when you are throwing the ball in the downward direction, that ball is applying some force on the earth. The same amount of force will be applied by the earth
on the ball in the upward direction, and that is why the ball is going to bounce back in the upward direction. Okay, तो जब भी आप बॉल को से प्ले करते हो and you are throwing the ball in the downward direction, that ball is applying a force in the downward direction, and the earth is applying a same amount of force on the ball in the upward direction, and that is why your ball is able to bounce back upwards. Okay, so these were many examples related to the Newton's third law of motion. In your exams, when questions come related to Newton's laws, after reading the complete chapter, you have seen so many examples. So in your exams, the questions can come related to any of the laws. In your exams, the questions related to the three laws of motion can come, and you could be given any of the examples, either from the first law, second law, or third law. And you could be asked to reason it out with reference to the law that explains that example. Okay, so suppose अगर आपसे पूछा जाता है कि why does an athlete runs before doing a high jump or a long jump, तो एथलीट क्यों भागता है? टू गेन दैट इनर्शिया ऑफ मोशन, दैट इज रिलेटेड टू द फर्स्ट लॉ. फिर आपसे पूछा जाएगा कि एथलीट किसी कुशन बेड पे ही क्यों फॉल होता है? बिकॉज कुशन बेड पे जब अगर फॉल होगा तो वो टाइम ड्यूरेशन इंक्रीज हो जाएगा, और टाइम ड्यूरेशन इंक्रीज होते ही फोर्स अप्लाइड ऑन द एथलीट विल बी डिक्रीजिंग, एंड दैट इज रिलेटेड टू द सेकेंड लॉ. ओके, तो आपको सारे एग्जाम्पल्स पढ़ने के बाद ध्यान रखना होगा कि ये किस लॉ से रिलेटेड है. अगर आपसे पूछा जाता है कि रॉकेट प्रोपेल्शन के पीछे क्या प्रिंसिपल है, so you will say that it is related to the Newton's third law of motion. And when the gas is coming out of the rocket, just pushes the earth in the downward direction, the rocket is pushed by the earth in the upward direction, and that is why it is able to move upwards. Okay, so you have to remember all these examples, and you should be having a concept clarity. अगर आपके concepts clear हैं तो रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको ध्यान रहेगा that why that particular thing is happening. Okay, similarly अगर जो मैंने examples बताए हैं उसके अलावा भी कोई examples आ जाते हैं Newton's third law of motion से related, then also you will be able to figure out the reason. Suppose I ask you that why an aeroplane is able to move in the forward direction. So, like a swimmer, same principle is there with an aeroplane also. जब एरोप्लेन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है तो वो एयर को बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश करता है, एंड दैट इज व्हाई द एयर पुशेस द एरोप्लेन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. And by that, we can reason out any of the examples that could be asked in your exams. One more example let me share with you. For example, a book is kept on a table. Then that book applies a force in the downward direction on the table. The same amount of force is applied by the table on the book in the upward direction, and that makes the book stable on that table. Okay? Do you want to know one more very interesting thing? When someone slaps you, you slap that person back. That is not related to action and reaction. That is not an example of Newton's third law of motion. But when someone slaps you on your face, your cheeks also applies the same amount of force on the person's hand. और इसलिए जो आपकी पिटाई करेगा उसके भी हाथ लाल हो जाएंगे, उस पे भी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं आपके चीक. सो योर चीक आपका बदला ले रहे हैं, एंड योर चीक आर अप्लाइंग अ सेम अमाउंट ऑफ फोर्स on the person who is slapping you. Okay, so that's all about many examples of Newton's third law of motion. We are going to discuss about all the exercise questions given in the NCERT book of this chapter. So let's start with question number 1. Question number 1 says, an object experiences a net zero external unbalanced force. मतलब कोई भी external force apply नहीं हो रहा object के ऊपर. Is it possible for the object to be traveling with a non-zero velocity? क्या ये possible है कि object की velocity zero नहीं हो? The object might be moving without any force? If yes, then state the condition that must be placed on magnitude and direction of the object velocity. If no, provide a reason. So it's a very simple question. You all know that force is equals to mass into acceleration.
So if force is 0, then acceleration will also be 0. Acceleration 0 होने का मतलब है उसकी velocity change नहीं होगी. तो अगर ऑब्जेक्ट इनिशियली मोशन में है तो वो अपना मोशन कंटिन्यू करेगा इन द सेम डायरेक्शन विद द सेम वेलोसिटी. So direction and velocity will remain the same and the object will continue to move if it was initially moving with some initial velocity. I hope that is clear. Now coming to question number 2. When a carpet is beaten with a stick, dust comes out of it. Explain. So I have shown this in the previous videos also that the dust particles are having inertia of rest. So when we are beating a carpet, then the dust falls from that carpet because the particles of dust tries to maintain the inertia of rest. But in that attempt, they just fall down on the ground because they are pulled up by the gravitational force of attraction of the earth. Okay, I hope that was already clear to you all. Now coming to question number 3. Why is it advised to tie any luggage kept on the roof of a bus with a rope? So this also I have shown you with a video as well that we need to tie the luggage kept on the roof of a bus or a car, because if we don't tie the luggage, then what would happen? When the car would start moving, the luggage is having inertia of rest, and so the luggage is going to fall in the backward direction. But in case the car is already in motion, the bus is already moving, then what will happen? The luggage is kept on its roof. It's also moving along with that. Now our luggage is having inertia of motion. Whenever a driver is going to apply the brake suddenly, then the luggage kept over the bus is going to fall in the forward direction, and the luggage is going to fall forward when the brakes will be applied. That is because of inertia of motion. तो हमारा luggage तो गिरना तय है, या तो inertia of rest की वजह से when the car will be just starting to move, or inertia of motion की वजह से when the bus will be just applying the brakes to stop. So in both the conditions, our luggage might fall, and so it is always advisable to tie the luggage with a rope when it's kept on the roof of a vehicle. Coming to our next question. A batsman hits a cricket ball and then rolls on the level ground. Cricket ball को hit किया है batsman ने, तो obviously वो ground पर roll करेगी. After covering a short distance, the ball comes to rest. The ball slows to stop because you have to tick the correct option. So out of these options, what do you think? Which is the correct option? Obviously, the ball is going to stop because there is a force on the ball opposing the motion. That is option number C is correct. Why? Because which force was opposing the motion of the ball? The frictional force. The frictional force with the ground was opposing its motion, and that is why our ball came to rest. Okay. Next is about question number 5. That is the numeric. Starts from rest and rolls down a hill with a constant acceleration. It travels a distance of 400 meters in 20 seconds. Find its acceleration. Find the force acting on it if its mass is 7 tons and it's given 1 ton is equals to 1000 kg. So let's try to do this numerical. Now let's have a look at the solution. It's given in the question that the object is going to start from rest. So starting from rest means initial velocity is 0. Then distance कितना cover कर रहा है वो 400 meters. Time is 20 seconds. And mass is given 7 ton. And 1 ton is equals to 1000 kg. So mass हो जाएगा 7000 kg. आपसे पूछा गया है what is the acceleration and what is the force. आपको acceleration का formula पता है. Acceleration is equals to v minus u upon t. But इस case में ये formula हम use नहीं कर सकते because v is not given. Then what can we use? फर्स्ट इक्वेशन तो यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि उसमें v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होता है, तो v इज़ नॉट गिवन. दो क्वांटिटीज़ अननोन हो तो वो इक्वेशन हम यूज़ नहीं कर सकते. सिर्फ एक क्वांटिटी अननोन हो देन वी कैन यूज़ दैट पर्टिकुलर इक्वेशन. तो लेट्स ट्राई विथ सेकेंड इक्वेशन. ट्राई करके देखते हैं सेकेंड इक्वेशन से हो जाएगा क्या. यस, सेकेंड इक्वेशन कहती है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. सो लेट्स ट्राई टू डू विथ दैट फॉर्मूला एंड सॉल्व द क्वेश्चन. So s is equals to ut plus half at square. Putting the values, value of u is 0.
एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 विड बी 0 ओनली, तो टाइम से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है. एंड वी विल राइट s इज इक्वल्स टू 0 प्लस हाफ. Acceleration we have to find out. S की value is given, that is 400 and time is given 20 seconds. तो 20 seconds का square हो जाएगा. Okay? Either write 20 two times या फिर ध्यान रखना आप अभी इसको cancel out नहीं कर सकते because that is the square of 20. Okay? ये equation rewrite करते हैं, that is 400 is equals to 0 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो cancel out हो ही जाएगा. 0 plus anything is 0 only into 20 into 20. This 2 could be cancelled out, that would make it 200. Okay, so 400 is equals to 200a. Then obviously a is equals to 400 divided by 200, that is 2 meter per second square. तो हमारा acceleration आ गया 2 meter per second square. नेक्स्ट हमें फोर्स फाइंड आउट करना है. दैट इज वेरी इजी. यू ऑल नो दैट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन. यूजिंग द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन वी नो दैट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन. मास इज गिवन 7000 kg. So 7000 multiplied by 2 and that would give you 14,000 Newton. That is the force. So force would be 14,000 Newton. I hope this question is very easy. I'll shift to side so that you can take a screenshot. Now moving on to question number 6. It's written, a stone of 1 kg is thrown with a velocity of 20 meter per second across a frozen surface of a lake. It comes to rest after traveling a distance of 50 meters. What is the frictional force between the stone and the ice? So try to do it by yourself and then you can check out your answer. So now let's have a look at the solution. Mass of the stone is given 1 kg. It's saying it's traveling with a distance at a speed of 20 meter per second. Means initial velocity is 20 meter per second. And it's written that it comes to rest. It comes to rest after traveling a certain distance of 50 meters. Comes to rest means final velocity is going to be 0. You have to find out the force. You know that force is equals to mass into acceleration. तो एक्सेलरेशन तो गिवन नहीं है, हम कैलकुलेट कर लेंगे. सो वी नीड टू फाइंड आउट द एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए अगेन वी हैव टू ट्राई विच इक्वेशन वी नीड टू यूज़. आप कोई भी इक्वेशन ट्राई करके देख सकते हो. ट्राई इट आउट. अगर उस इक्वेशन से हो रहा है देन यू कैन कैरी ऑन विद दैट. तो अगर फर्स्ट इक्वेशन यूज़ करें v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, देन टू वैल्यूज आर नॉट नोन. एक्सेलरेशन भी नहीं पता है और टाइम भी गिवन नहीं है, तो फर्स्ट इक्वेशन यूज़ करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि दो क्वांटिटीज़ अननोन है. सेकेंड इक्वेशन में भी यही प्रॉब्लम आएगी. एक्सेलरेशन भी नहीं पता है और टाइम भी नहीं पता है. एंड यू ऑल नो दैट जब भी टाइम ना हो यूज़ द थर्ड इक्वेशन. रिमेंबर दिस स्टेटमेंट, दैट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल. तो जब भी टाइम गिवन नहीं हो यूज़ द थर्ड इक्वेशन. एंड थर्ड इक्वेशन क्या कहता है? वी स्क्वेयर minus u square is equals to 2as. तो v square means 0 minus u square, u is 20, तो 20 का square is equal to 2 into acceleration we have to find out and s is given 50 meters. Okay, just we have to solve it out. So final velocity is 0, initial velocity negative symbol भूलना मत. 20 का स्क्वायर होता है 400. सो माइनस 400 इज इक्वल टू 5 2s are 10, दैट इज 100a. अगर a is 400 is equals to 100a, then a is equals to minus 400 upon 100, that will give you minus 4 meter per second square. तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी minus 4 meter per second square. Okay, now we have to calculate the force. So force is equal to mass into acceleration. Mass is very easy, 1 kg only, and acceleration is minus 4, and that will give you a minus 4 Newton. That is the answer. Remember, answer आपका नेगेटिव ही आना चाहिए because we are talking about frictional force, and frictional force हमेशा opposing force होता है. जिस भी डायरेक्शन में मोशन हो रहा है ऑब्जेक्ट का उसको अपोज करेगा, and that is why answer of frictional force will always come to be negative. So I'll just shift to side, you can take a screenshot.
Now coming to the next question, that is question number 7. A 8,000 kg engine pulls a train of 5 wagons, each of 2,000 kg, along a horizontal track. If the engine exerts a force of 40,000 newtons and the track offers a frictional force, remember, frictional force is always an opposing force that always acts in opposite direction. So, offers a frictional force of 5,000 Newton, then calculate the net accelerating force. Net accelerating force means net force you have to calculate. This force only will be producing the acceleration. And second part, you have to find out the acceleration of the train. So, try to do it by yourself and then have a look at the solution. So, now let's have a look at the solution. It's given in the question that mass of the engine is 8,000 and mass of one wagon is 2,000. And there are 5 such wagons. So, we have to calculate the total mass. The total mass will be mass of the engine plus mass of the 5 wagons. So, that will make it 8,000 plus 10,000. 10,000 will be the mass of the wagons because 2,000 multiplied by 5. Now, so it comes out to be a total mass of 18,000 kg. That will be the mass of the train along with the wagons. अब फोर्स गिवन है इंजन का, इंजन कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है 40,000 न्यूटन एंड फ्रिक्शनल फोर्स इज गिवन 5,000 न्यूटन. तो ऑब्वियसली नेट फोर्स कैलकुलेट करने को आपसे पूछा है, तो नेट फोर्स विल बी इक्वल टू फोर्स अप्लाइड बाय इंजन माइनस फ्रिक्शनल फोर्स एंड दैट विल गिव यू net force will be equal to force applied by engine minus frictional force because frictional force is always an opposing force. तो engine apply कर रहा है 40,000 न्यूटन का force minus frictional force is 5,000 न्यूटन and that will give you 35,000 न्यूटन. 35,000 Newton is the net accelerating force. इतना force total effective force रहेगा. Okay? Now, second part आपसे पूछा है कि acceleration कितना होगा. तो आपको पता है force is equals to mass into acceleration. Okay? Force कितना है? Net accelerating force जो है वही calculate करेंगे अब. वही consider करेंगे. Why we are considering that? Because in this question frictional force mentioned है. जब क्वेश्चंस में फ्रिक्शनल फोर्स मेंशन नहीं होता तो हमें मान के चलते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स 0 है या नेग्लिजिबल है और उसको हम कंसिडर नहीं करते. बट यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स गिवन है तो जो नेट फोर्स ऐड कर रहा है वही एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस करेगा. सो इट विल बी 35,000 इज इक्वल्स टू मास इज 18,000 इनटू एक्सेलरेशन. ओके बस अब एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए हम 35,000 डिवाइडेड बाय 18,000 कर देंगे. नाउ कैलकुलेशन देखकर लगता है अरे ये तो बहुत मुश्किल होने वाले हैं, बट मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है. सोचो 36 होता तो 18 2 टाइम्स इज 36, बट 36 से थोड़ा सा छोटा आंसर है, छोटी वैल्यू है, तो आंसर 2 से जस्ट छोटा आएगा, दैट इज 1.9. आप कैलकुलेटर से भी करके देखोगे तो दैट आंसर वुड बी द सेम. तो ऐसे छोटे छोटे ट्रिक्स आपको एग्जाम्स में बहुत स्पीड अप कर सकते हैं. ओके तो 18 अगर 36 होता तो एक्सेलरेशन 2 होता, बट 36 से थोड़ा छोटा न्यूमरेटर है तो हमारा आंसर 2 से थोड़ा सा छोटा आएगा एंड वी कैन राइट इट एज 1.9. कैलकुलेट करके देखना, दैट वुड कम आउट टू बी द सेम. ओके 1 डेसिमल प्लेस तक फाइंड आउट करना, इट्स फाइन, और यू कैन फाइंड इट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस. ओके So, acceleration की value आ जाएगी 1.9 meter per second square. I hope this is clear to you all. I'll shift to side so that you can take a screenshot. Now, let's have a look at question number 8. An automobile vehicle has a mass of 1500 kg. What must be the force between the vehicle and the road if the vehicle has to be stopped with a negative acceleration of 1.7 meter per second square? So it's a very easy question. Mass is given, acceleration is given, you're just asked to calculate the force. So it's given that the mass is 1500 kg, acceleration is minus 1.7 meter per second square, and you are asked to find out the force, and you know that force is equals to mass into acceleration. So to just multiply 1500 with minus 1.7.
So we'll get 1500 multiplied by minus 1.7. When we'll do the calculation, I'll just do it reverse way. 17 times is 105. So 5, 10. 15 one times is 15. 15 plus 10 is 25. So it comes out to be these two zeros, and 1 0 has to be cancelled out because it was not 17, it was 1.7. So just remove this 1 0. So it becomes 2550 Newton. Okay, so it was 2550 Newton, and that's a very easy question. I'll just shift to side. You can take a screenshot if you want. Now moving on to the next question. It's easier than your expectation. So it's just asking you the formula. Let's see that. What is the momentum of an object of mass m moving with the velocity v? So you all know that momentum is mass into velocity, and that is just one option, that is d, that is mv. So they're just asking you the formula of momentum, and you know that momentum is mass into velocity. Okay, so bas 9th question ka answer hoga D. Okay, now moving on to the 10th question. Using a horizontal force of 200 Newton, we intend to move a wooden cabinet across a floor at a constant velocity. What is the frictional force that will be exerted on the cabinet? Okay, तो हमें उस ऑब्जेक्ट को किस तरह से मूव करना है कि कांस्टेंट हो वेलोसिटी. व्हाटएवर इज द इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी भी सेम है. अगर इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दोनों सेम है तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि एक्सेलरेशन कितना है? एक्सेलरेशन विल बी 0. ओके, तो एक्सेलरेशन 0 होगा. एक्सेलरेशन 0 होगा इसका मतलब नेट फोर्स भी 0 होगा. तो जितना फोर्स आप आगे के डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हो उतना ही फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा है. एंड द टू फोर्सेस आर गोइंग टू कैंसिल आउट ईच अदर. इसलिए ना तो वो ऑब्जेक्ट की स्पीड इंक्रीज होगी ना डिक्रीज होगी. अगर वो मूविंग है तो वो सेम स्पीड पर ही मूव करता रहेगा. ओके, सो द आंसर वुड बी that the force that frictional force is also equal to the applied force, that is 200 Newton, but that is in opposite direction. So the force is frictional force is minus 200 Newton. Okay, I hope that is a easy question. बस याद रखना पड़ेगा कि अगर constant velocity है मतलब acceleration 0 है, और अगर acceleration 0 है तो आपका net force भी हो जाएगा 0. तो जितना फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो उतना ही फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स भी अप्लाई करेगा और दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे. आपका ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी पे मूव कर पाएगा. ठीक है, ये अकॉर्डेंस हो गया, दैट इज इन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. अगर कोई भी नेट फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी सेम रहेगी. ओके, सो यू कैन गिव द रेफरेंस ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आल्सो हियर. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. According to the third law of motion, when we push an object, the object also pushes us back on us with an equal and opposite force. If the force of a massive truck parked along a roadside, it will not probably move. A student justifies this by answering to the two opposite and equal forces cancel out each other. Comment on this logic and explain why the truck does not move. No, in this question, this student is not correct. Because you know that in Newton's third law of motion, the two forces are equal, opposite also, but they are not acting on the same object. तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करेंगे. दो फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कब कर रहे हैं? जब एक फोर्स पे, एक ही ऑब्जेक्ट पर दो फोर्सेस अगर ऑपोजिट डायरेक्शन से अप्लाई हो रहे हो. सपोज दोनों ही फोर्स 3 न्यूटन के हैं, सेम बॉक्स पे अप्लाई हो रहे हैं. ये दोनों फोर्सेस इक्वल भी हैं, ऑपोजिट भी हैं और एक ही ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रहे हैं. देन दे विल कैंसिल आउट ईच अदर और नेट फोर्स हो जाएगा 0. बट इस कंडीशन में जब पर्सन ट्रक के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है तो एक ऑब्जेक्ट है वो ट्रक, और ट्रक सेम फोर्स अप्लाई कर रहा है उस बॉय के ऊपर, तो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो बॉय. ये दोनों फोर्सेस इक्वल भी हैं, ऑपोजिट भी हैं, पर एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करेंगे बिकॉज the two forces are not acting on the same object. They are acting on different objects और इसलिए कभी भी ये cancel out नहीं करते एक दूसरे को. तो फिर हमारा ट्रक मूव क्यों नहीं करा?
अरे भाई ट्रक है, कोई साइकिल थोड़ी ना है। अगर आपको ट्रक को मूव करना है तो फोर्स ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा। उस बॉय ने इतना फोर्स अप्लाई नहीं करा कि वो उस ट्रक में कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर पाए। उसकी वेलोसिटी को वो चेंज नहीं कर पाया बिकॉज द फोर्स अप्लाइड बाय द बॉय वाज इनसफिशिएंट। ज्यादा फोर्स अप्लाई करके देखो, ट्रक भी मूव करेगा। ओके, सो दैट्स, आई थिंक दैट्स एन इजी क्वेश्चन फॉर यू ऑल। ओके, now moving on to the next question, that is question number 12. A hockey ball of mass 200 gram traveling at 10 meter per second is struck by a hockey stick so as to return along the original path. Remember, it's coming back in the same direction. The velocity change हो जाएगी क्योंकि direction change हुआ है. Okay, along its original path with a velocity of 5 meter per second. Calculate the magnitude of the change of momentum occurred in the motion of the hockey ball by the force applied by the hockey stick. Okay, so let's do that. So it's given in the question, mass of the ball is 200 gram. Gram is not the SI unit of mass. So we have to convert that to SI unit, that is kg, and for that divided by 1000, and that will give you 0.2 kg. So that is the mass of the ball in kg. Initial velocity is 10 meter per second. Final velocity is -5. ये बस ध्यान रखने वाली बात होती है। ठीक है, याद रखना कि वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में हो गई है और इसलिए फाइनल वेलोसिटी, अगर इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव है तो फाइनल वेलोसिटी नेगेटिव होगी एंड दैट इज -5 मीटर पर सेकेंड। आपसे पूछा है व्हाट इज द चेंज ऑफ मोमेंटम। ओके, पी सिंबल यूज करते हैं मोमेंटम के लिए और चेंज के लिए हम ट्राइंगल यूज कर सकते हैं, और यू कैन राइट इन वर्ड्स ऑल्सो। ओके, तो रिमेंबर, चेंज कभी भी होता है तो चेंज क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो चेंज ऑफ मोमेंटम भी कितना होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ओके, अब फाइनल मोमेंटम कितना है, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी, माइनस इनिशियल मोमेंटम कितना है, मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। ओके, मास कॉमन ले लेते हैं तो विल गेट मास इनटू v माइनस u, दैट विल गिव यू द चेंज ऑफ मोमेंटम। फाइन, now mass is 0.2, final velocity is -5, initial velocity is -10, and so it would be minus 0.2 multiplied by -15. -5 and -10, that would make -15. Okay, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 2 times is 30, पॉइंट है इसलिए 30 का 0 कैंसिल आउट हो जाएगा एंड विल गेट -3 kg मीटर पर सेकेंड। रिमेंबर, आंसर आपका नेगेटिव आ रहा है एंड दैट इज करेक्ट बिकॉज मोमेंटम जो चेंज हुआ है तो फाइनल वेलोसिटी वाज इन अपोजिट डायरेक्शन एज कंपेयर टू द इनिशियल वेलोसिटी। ओके, यू माइट हैव अ क्वेश्चन इन योर माइंड कि मैम पीछे तो 3 kg मीटर पर सेकेंड दे रखा है, बट समटाइम्स दे जस्ट गिव दैट इन अपोजिट डायरेक्शन or sometimes they don't mention the sign. But when you are doing an equation in your exams, just take the proper values and get the proper sign as well. Okay, I'll shift to side so that you can take a screenshot. Now moving on to the next question. Question number 13. A bullet of mass 10 gram traveling horizontally with a velocity of 150 meter per second strikes a stationary wooden block and comes to rest in 0.03 seconds. Calculate the distance of penetration of the bullet into the block. Also calculate the magnitude of force exerted by the wooden block on the bullet. So let's do the question. It's given mass of the bullet is 10 gram. That is equal to, if we'll convert that into kg, we have to divide it by 1000. 1000 से divide करेंगे, so 10 will be cancelled out. So it will be 1 divided by 100. अब जितना भी डिनोमिनेटर में डिजिट्स है ना, उतना ही डिजिट के बाद अब एक पॉइंट लगा दो। अगर आपको कंफ्यूजन होता है कि 1 डिवाइडेड बाय 10 कितना होगा, 1 डिवाइडेड बाय 100 कितना होगा, तो बस याद रखो कि जितने जीरो हैं इस डिनोमिनेटर में उतने डिजिट के बाद आप एक डेसिमल पॉइंट लगा दो। ओके, नाउ इनिशियल वेलोसिटी इज गिवन 150 मीटर पर सेकेंड बिकॉज बुलेट इस स्पीड से मूव कर रही थी। बाद में दे रखा है दैट इट कम्स टू रेस्ट, मतलब फाइनल वेलोसिटी बुलेट की हो गई 0। कितनी देर बाद हुई, 0.03 सेकेंड्स के बाद। आपसे पूछा है कि वो बुलेट ब्लॉक के अंदर कितना पेनिट्रेट कर गई, कितना अंदर तक एंटर कर गई, मतलब कितना डिस्टेंस उस बुलेट ने कवर किया उस ब्लॉक के अंदर। तो वो डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है
और आपको फाइंड आउट करना है फोर्स कितना अप्लाई किया ब्लॉक ने उस बुलेट को रोकने के लिए। तो फोर्स आपको पता है, मास इंटू एक्सेलरेशन से आप फोर्स कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो फोर्स कैलकुलेट करने के लिए आपको एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। सेकेंड थिंग, एस फाइंड करने के लिए भी हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा, ओके क्योंकि अगर हम सेकेंड या थर्ड इक्वेशन यूज करते हैं तो दोनों में ही हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू रिक्वायर्ड है। तो वी, यू एंड टाइम तीनों गिवन है, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना हमारे लिए है बहुत इजी। तो यू नो दैट a इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन t, फाइनल वेलोसिटी है 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज 150 अपॉन टाइम इज 0.03 सेकेंड्स। तो कैलकुलेट करते हैं, -150, 0 में से -150 करेंगे तो -150 रह जाएगा, अपॉन 3, डिनोमिनेटर 3 का डिनोमिनेटर कितना है 100, क्योंकि 2 जीरो है तो अभी 2 जीरो रिमूव करने के लिए मैं ये 100 ऊपर भेज देती हूँ, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है। 3 5 टाइम्स इज 15, so it comes out to be -5,000, that is मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गई हमारी एक्सेलरेशन की वैल्यू। नाउ हमसे पूछा है डिस्टेंस एंड फोर्स, तो फोर्स कैलकुलेट करने के लिए फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास की वैल्यू है 0.01 इनटू एक्सेलरेशन इज -5,000, ओके ये 0.01 है तो पॉइंट हटा देते हैं, तो वी कैन राइट 1/100 इनटू -5,000, so that gives you -50 Newton, that is the force. सेकेंड चीज पूछी है आपसे डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन, दैट इज s। तो s कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। रिमेंबर एक्सेलरेशन नेगेटिव है, ओके तो इनिशियल वेलोसिटी इज 150 मल्टीप्लाइड बाय टाइम इज 3/100, ओके 3/100 ही लिख देती हूँ डायरेक्ट ताकि हमारे लिए कैलकुलेशन इजी हो जाएंगे, प्लस हाफ इनटू एक्सेलरेशन की वैल्यू -5000 इनटू टाइम की वैल्यू वही 3/100। याद रखना टाइम का स्क्वायर होता है फॉर्मूला में, ओके तो डोंट मेक दैट मिस्टेक, सो जस्ट डू द कैलकुलेशंस। हमारे 3 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, इधर भी हमारा 1 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, सो इट बिकम्स 15 टाइम्स 3 इज 45, 45 divided by 10 will be 4.5. I hope that is fine. प्लस है पर इधर माइनस साइन है तो इधर फाइनली माइनस हो जाएगा, माइनस एंड नाउ व्हाट इज दैट 5 times 3 is 15, 15 3 times is 45, okay and 45 divided by 10 is 4.5, but divided by 2 is also there, so it becomes 4.5 divided by 2. I hope that is fine. So now do that. 4.5 minus 4.5 divided by 2 will give you 2.25. इसको subtract करेंगे तो we will get 2.25 meters. Okay, so that will give you the final answer. ठीक है बच्चों, एक कैलकुलेशन की ट्रिक बताऊं, जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको ये एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव हो और आपको इसमें से सब्सट्रैक्ट करना है तो आप कितने भी क्वेश्चंस करके देख लेना, वन थिंग आई एम टेलिंग यू दैट ये जो भी आपका आंसर आएगा u मल्टीप्लाइड बाय t का, दैट इज 4.5, आपका ये हाफ at स्क्वायर का आंसर हमेशा इसके आधा ही आएगा। जब when this type of situation is there, when you have to subtract the values, okay ut minus half at square जब भी आएगा ये ट्रिक एप्लीकेबल होगी, ओके तो इसकी वैल्यू जो आएगी दैट विल बी ऑलवेज ut का जो वैल्यू आ रहा है उसके हाफ, ओके रिमेंबर ut शुड नॉट बी 0, ओके देन ओनली इट विल बी एप्लीकेबल। सेकेंड थिंग, जो फाइनल आंसर होगा दैट वुड बी जस्ट हाफ ऑफ दैट ओनली। तो हाफ ऑफ दैट क्या था 4.5 डिवाइड बाय 2, दैट वाज 2.25, सब्सट्रैक्ट करोगे तो आंसर वही आएगा। तो अगर आपको ये एमसीक्यू क्वेश्चन कर रहे हो, सिर्फ ut की वैल्यू फाइंड करके उसको डिवाइड बाय 2 कर दो, आपका फाइनल आंसर विल मैच द थिंग, ओके अगर ये कंफ्यूजिंग लगा हो ये ट्रिक तो यू कैन लीव दैट, बट अगर आप एमसीक्यू करना है आपको और बहुत फास्ट करना है, अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है और इधर आपको सब्सट्रैक्शन में आ रहा है a की वैल्यू, देन यू कैन ट्राई विद दैट, ओके व्हाट एवर इज द वैल्यू ऑफ u मल्टीप्लाइड बाय t उसको आधा कर दो, वही आपका फाइनल आंसर आएगा।
But in any subjective exam, you are not supposed to use this trick. You have to do the complete solution only. But in objective exams, you can use that. Okay. So you can take a screenshot. I'll shift to side. Now coming to question number 14. An object of mass 1 kg traveling in a straight line with a velocity of 10 meter per second collides with and sticks to a stationary wooden block of mass 5 kg. Then they both move off together in the same straight line. Calculate the total momentum just before the impact and just after the impact. Also calculate the velocity of the combined object. Now let's have a look at the solution. Mass of the object is given 1 kg. It's moving with a speed of 10 meter per second. It's given it strikes a stationary wooden block. So initial velocity of the wooden block is 0 and its mass is 5 kg. When it strikes that, जब ये ऑब्जेक्ट उस वुडन ब्लॉक पे स्ट्राइक करेगा, टकराएगा उससे, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देंगे. दोनों एक कंबाइंड ऑब्जेक्ट बन जाएंगे और एक साथ मूव करना स्टार्ट कर देंगे. मतलब जो भी वेलोसिटी होगी दैट वुड बी द वेलोसिटी ऑफ द कॉम्बिनेशन. ठीक है. आपसे पूछा है कि फाइनल वेलोसिटी कॉम्बिनेशन की कितनी है, इनिशियल मोमेंटम कितना है और फाइनल मोमेंटम कितना है. इनिशियल मोमेंटम मतलब टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस इनिशियल मोमेंटम ऑफ वुडन ब्लॉक. ठीक है. इसी तरह से फाइनल मोमेंटम भी आपसे पूछा है. सो नाउ लेट्स डू दिस क्वेश्चन. इट्स गिवन इन द क्वेश्चन दैट मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 1 kg एंड इनिशियल वेलोसिटी इज 10. तो इनिशियल मोमेंटम हम निकाल सकते हैं ऑब्जेक्ट का. तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट is equals to m into u and that is 1 into 10. That will give you 10 kg meter per second. I hope this is good to go. Okay. Now, initial momentum wooden block का कितना होगा 0 क्योंकि उसकी initial velocity 0 है. ठीक है. तो अगर हमसे पूछा है total initial momentum कितना है, तो total initial momentum will be initial momentum of object. Initial momentum को मैं pi से represent कर रही हूँ, of object plus initial momentum of block. Initial momentum object का कितना है 10 plus block का कितना है 0. ये आपको show करना होगा. Write it down that also. Why it is 0? Because initial velocity of the block is 0. So total initial momentum आ जाता है 10 kg meter per second. Don't forget to write the units. तो total initial momentum आ जाता है 10 kg meter per second. Second part में पूछा है आपसे total final momentum कितना होगा. Okay? Total final momentum calculate करने के लिए total final velocity पता करनी है. पर एक चीज है that is not given in the chapter description, that is law of conservation of momentum. अभी एनसीईआरटी ने सिलेबस रिड्यूस कर दिया है, रिवाइज कर रहा है. उसके बाद एक टॉपिक था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, वो कैंसिल आउट हो गया. तो वो टॉपिक तो कैंसिल कर दिया बट उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन रह गया. तो बस एक छोटी सी चीज याद रख लेना कि टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम. अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम. एंड फॉर दैट रीजन टोटल फाइनल मोमेंटम भी कितना होगा 10 kg मीटर पर सेकेंड. ओके. सो आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, द टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम एंड दैट इज व्हाई द टोटल फाइनल मोमेंटम that will also be equal to 10 kg meter per second. I hope that is fine for everyone. अब total final momentum क्या होता है? Total final momentum होता है total mass into velocity of the combination. That will be equal to total final momentum, जिसकी वैल्यू हमें पता चल चुकी है 10 kg meter per second. ठीक है. टोटल मास कितना होगा? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लस मास ऑफ द ब्लॉक. तो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना है 1 प्लस मास ऑफ द ब्लॉक इज 5 इनटू फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कॉम्बिनेशन, दैट विल बी इक्वल टू 10. ओके. तो इट विल बिकम 1 प्लस 5 इज 6. 6v is equals to 10 and so v is equals to
10 divided by 6, and that will give you 1.666666. That could be written as 1.67. Okay, so total final velocity of the combination will be 1.67 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, ये क्वेश्चन इजी ही है, बस एक चीज आपको याद करनी पड़ेगी. नई एक चीज आपने इसमें सीखी, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, दैट सेज टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम. ठीक है, आई जस्ट शिफ्ट साइड सो दैट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट. Now coming to question number 15. An object of mass 100 kg is accelerated uniformly from a velocity of 5 meter per second to 8 meter per second in 6 seconds. Calculate the initial and the final momentum of the object. Also find the magnitude of force exerted on the object. So let's do this very easy question. Mass is given, initial and final velocity is given, time is also given. So you have to calculate the initial momentum and final momentum. You all know that momentum is mass into velocity. So when we have to calculate the initial momentum would be mass into initial velocity. Mass is 100 kg, initial velocity is 5. So it comes out to be 500 kg meter per second. Okay. Next is asked to calculate the final momentum. So final momentum is equal to mass into final velocity. So mv, and that is equal to 100 multiplied by final velocity is 8. So that is giving you 800 kg meter per second. So that is the final momentum. Initial momentum calculate कर लिया, final momentum calculate कर लिया. Now you are asked to calculate the force. तो आपको पता है force का formula होता है change of momentum per unit time. Okay, तो it's change of momentum per unit time that will give you the force. अगर force का ये formula याद ना आए, वही याद आ रहा है mass into acceleration, then also that's no problem. Acceleration calculate कर सकते हैं आप v minus u upon t से. पहले acceleration find out कर लीजिए and then multiply it with mass. तो force is equals to mass into acceleration से भी आप ये question कर सकते हो. Very easy. Change of momentum हम इसलिए find कर रहे हैं क्योंकि initial and final momentum calculate कर ही चुके हैं. तो change find कर लेते हैं. Change होता है final momentum minus initial momentum. तो it's final momentum minus initial momentum upon time is 6 seconds. Okay. So 800 minus 500, that will give you 300 upon 6. So that is 50 and it's force. So the unit would be Newton. So the answer is 50 Newton. I think the question couldn't be easier than this one. Okay. So I'll just shift aside. You can take a screenshot if you want. Now moving on to question number 16. This question is bigger than the solution. So let's see to the question, and along with seeing the question only, we are going to discuss the answer as well. Okay. So be attentive. Let's see the question. Akhtar, Kiran and Rahul were riding in a motor car that was moving with a high velocity on an expressway. When the insect hit the windshield and got stuck on the windscreen, बेचारा insect है ना, कार से टकराया और खत्म हो गया. Akhtar and Kiran started pondering over the situation. Kiran suggested that the insect suffered a greater change in momentum as compared to the change of momentum of the car, because the change in velocity of the insect was much more than that of the motor car. Is he saying correct? Yes, Kiran is saying correct because momentum change किसका होगा? उस insect का. Mass into velocity, that would be changing. So initially it was moving in one direction and after striking the car, उसका direction ही change हो गया, उसकी पूरी दुनिया ही बदल गई है. तो अब उसका momentum बहुत ज़्यादा change हो चुका है क्योंकि उसकी velocity, final velocity is now equal to the velocity of the car. और initial direction अलग था, opposite हो गया है final direction of motion. So yes, Kiran is saying correct that there is a great change in momentum of the insect. पर क्या कार का मोमेंटम चेंज होगा? नहीं. फोर्स कितना सही अप्लाई करेगा वो इंसेक्ट उस कार के ऊपर कि उसका मोमेंटम चेंज करे. सो देयर वुड बी practically no change in momentum of the car because of that insect. Now second thing, Akhtar said
that since the motor car was moving with a larger velocity, it exerted a larger force on the insect, and as a result, the insect died. So, is Akhtar also true? No. Both of them applied equal and opposite force. जितना भी force इंसेक्ट ने कार के ऊपर अप्लाई किया, द सेम फोर्स वाज अप्लाइड बाय द कार ऑन द इंसेक्ट. पर वो इतना सा फोर्स इंसेक्ट के लिए तो बहुत ज्यादा था, बिकॉज ऑफ विच द इंसेक्ट डाइड, बेचारा इंसेक्ट हमारा. और वो कार के लिए उतना फोर्स कुछ भी नहीं था, सो वो उसका बाल भी बाका नहीं कर पाया. सो दैट फोर्स वाज इक्वल एंड ऑपोजिट, बट द फोर्स वाज नॉट प्रोड्यूसिंग एनी चेंज इन दैट ऑफ द कार, क्योंकि कार का मास बहुत ज्यादा है. सो कार के ऊपर उस फोर्स का कोई इफेक्ट नहीं होगा. ओके, so that same force would be very slight for the car, but the same amount of force is a huge force for that tiny insect. Okay, तो ये जो अख्तर कह रहा है ये सब कुछ सही नहीं है, ये सरासर झूठ है. Next is Rahul, while putting an entirely new explanation, said that both the motor car and the insect experience the same force. सही है, बिल्कुल सही है. एंड चेंज इन देयर मोमेंटम, नहीं, ये सही नहीं है. तो जो राहुल कह रहा है आधी बात तो सही है कि फोर्स तो इक्वल है, बट दोनों का चेंज ऑफ मोमेंटम सेम नहीं है. मोमेंटम कार का चेंज नहीं होगा, उसका डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगा, वेलोसिटी भी चेंज नहीं होगी बिकॉज ऑफ दैट टाइनी इंसेक्ट. तो इसलिए चेंज ऑफ मोमेंटम कार का नहीं है, बट हाँ फोर्स दोनों ने इक्वल एंड अपोजिट हमेशा अप्लाई करते ही हैं न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग. तो फोर्स तो इक्वल अप्लाई किया और मोमेंटम चेंज इंसेक्ट का तो हुआ, बट कार का मोमेंटम चेंज नहीं हुआ. ओके, सो दैट वुड बी द आंसर ऑफ दिस बिग क्वेश्चन. एंड विद दिस क्वेश्चन वी कम टू अ कंक्लूजन कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है. वो ऐसी फालतू की बातें पे सोचने बैठ जाता है when it comes to like when you are having no work. So they were all going in a motor car, they were not having any work, and so they were just pondering over this situation. Okay, it's okay, fine for us, we are able to give the answers still. Okay, so now moving on to the next question, that is question number 17. How much momentum would a dumbbell of mass 10 kg transfer to the floor if it falls from a height of 80 centimeter? Take the downward acceleration to be 10 meter per second square. Okay, डम्बल क्या है? डम्बल अलग अलग नहीं है, डम्बल्स वही जो आप वेट लिफ्टिंग के लिए यूज करते हैं जिम में, तो दैट इज डम्बल. एंड लेट्स सी टू द सॉल्यूशन. Now let's have a look at the solution. It's given that mass of the dumbbell is 10 kg and it's falling from a height of 80 centimeter, जिसको हमको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, that is SI unit, that is 0.8 meters. Acceleration is 10 meter per second square. पॉजिटिव ही लेंगे क्योंकि नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब पॉजिटिव एक्सेलरेशन है. इनिशियल वेलोसिटी 0 क्योंकि इनिशियली द डंबल वाज एट रेस्ट. फाइनल वेलोसिटी हमें पता करनी पड़ेगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. एंड क्वेश्चन में पूछा है दैट व्हाट इज द मोमेंटम ट्रांसफर्ड बाय द डंबल ऑन द फ्लोर. ओके, मतलब डंबल का फाइनल मोमेंटम आपको पता करना है. मास इनटू फाइनल वेलोसिटी निकालेंगे तो हमें फाइनल मोमेंटम पता चल जाएगा डंबल का, and that much force, that much momentum would be applied by the dumbbell on the floor. ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा फाइनल वेलोसिटी. फाइनल वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला एक होता है v is equals to u plus at, पर टाइम गिवन नहीं है, v भी नहीं पता. जब दो क्वांटिटीज नहीं पता हो तो हम उस इक्वेशन को यूज नहीं कर सकते. सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है v s is equals to ut plus half at square. इसमें तो v का कहीं नाम ही नहीं है, तो इसे हम यूज नहीं करेंगे. Comes to third equation of motion, that is v square is equals to u square plus 2as. तो यूज करके देखते हैं, v square is equals to u square plus 2as. तो हम फाइनल वेलोसिटी से कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? लेट्स सी टू दैट. इनिशियल वेलोसिटी 0, तो इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर भी हो जाएगा 0 प्लस 2 into acceleration is 10 and displacement is 0.8. फाइन, बस इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो वी कैन राइट इट 2 into 10 divided by 8 multiplied by 8 upon 10. ओके, सो 8 2 times 16, मैंने बस ये पॉइंट हटा दिया इधर. 16 is the value of v square. ये v square की वैल्यू है, तो v की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 16 and that will give you 4 meter per second. ये तो बहुत ही इजी है. ओके, वेरी इजी क्वेश्चन.
नाउ आपसे ये फाइनल वेलोसिटी नहीं पूछी है, आपसे जो पूछा है दैट इज फाइनल मोमेंटम। तो उसमें क्या बड़ी बात है, फाइनल मोमेंटम भी निकाल लेंगे। फाइनल मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इनटू फाइनल वेलोसिटी। मास दे रखा है 10 kg, उसको बस 4 से ही तो मल्टीप्लाई करना है, एंड इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। तो दैट विल गिव यू 40 मार्क्स। मत कटवाना यूनिट भूलकर, ओके यूनिट भूले नहीं कि मार्क्स कट जाएंगे, तो सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ध्यान रखना। तो it is kg meter per second. So we have got the answer of the last question also, that is final momentum is equals to 40 kg meter per second. I'll shift aside so that you can take a screenshot. So by that we have completed with all the 18 questions of the exercise, questions of force and laws of motion chapter. I hope you enjoyed practicing the numericals with me, and I hope you were able to understand each and everything. Still, if you have any doubts, any queries, do let me know in the comment section. I'll be trying my level best to help you out. That's all for today. Keep practicing, keep scoring well. Good day, everyone. Take care of yourself.